यह बहुत पुरानी बात है। एक राजा था जिसकी 3 राजकुमारियां थीं। राजा ने अपनी तीनों राजकुमारियों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेज दिया। कई वर्षों बाद तीनों राजकुमारियां गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करके जंगल में अपने महलों से दूर रहकर अपने राज्य वापस लौट आईं। उनके वापस आने की खुशी में राजा ने एक बहुत बड़ी दावत का आयोजन किया। राजा ने अपनी तीनों राजकुमारियों को राजसभा में इस दावत के दौरान उपस्थित रहने के लिए कहा। जब दावत शुरू हुई तो राजा ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप राजकुमारियों से कुछ सवाल करना चाहेंगे? हमें भी जानने की उत्सुकता है कि हमारी राजकुमारियां हमसे दूर रहकर गुरुकुल में क्या शिक्षा प्राप्त कर वापस आई हैं। राजा की बात सुनते ही मंत्री जी ने कहा, अवश्य महाराज, मैं इन तीनों राजकुमारियों से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हमें पता है कि आप इन तीनों राजकुमारियों को समान रूप से प्यार करते हैं, पर सभा में सभी यह जानना चाहते हैं कि ये तीनों राजकुमारियां आपसे कितना प्यार करती हैं। बड़ी राजकुमारी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं महाराज से उतना ही प्रेम करती हूं जितना सूर्य इस धरती से करता है। उनका उत्तर सुनकर सभा में सभी लोग प्रसन्न हो गए। दूसरी राजकुमारी ने कहा, मैं महाराज से उतना ही प्रेम करती हूं जितना महाराज अपनी प्रजा से करते हैं। यह सुनकर भी सभा में सभी लोग बहुत खुश हुए। तीसरी राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज से उतना प्रेम करती हूं जितना लोग अपने भोजन में नमक से करते हैं। तीसरी राजकुमारी के उत्तर से सभा में उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। मंत्री चुपचाप राजकुमारी की उत्तर पर विचार कर रहा था। तभी महाराज की गुस्से भरी आवाज मंत्री के कानों में पड़ी, मंत्री जी, अभी तुरंत आप कुछ सिपाहियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करें। राजकुमारी को यह कहकर जंगल में छोड़ आने को कहा कि अभी राजकुमारी की शिक्षा अधूरी लग रही है। राजकुमारी अपने पिता के मुंह से यह सुनकर दंग रह गई। उन्होंने सोचा था कि महाराज मेरे उत्तर से प्रसन्न होगे, पर उन्होंने तो मुझे दंड दे दिया। राजकुमारी अपनी आंखों में आंसू लिए महल से बाहर आई तो उन्हें मंत्री जी ने एक घोड़े पर बैठने को कहा। राजकुमारी घोड़े पर चढ़कर बैठ गई तो मंत्री जी के साथ 2 सिपाही और अपने अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर रवाना हो गए। राज्य से बाहर निकलकर मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आपका उत्तर तो सबसे सर्वश्रेष्ठ था, पर आपको सजा क्यों मिली मैं तय नहीं कर पा रहा हूं। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज पर नाराज नहीं हूं। दुनिया का दस्तूर यही है, आप लोगों के विचार से हटकर कुछ करते या कहते हो तो दुनिया उसे समझ नहीं पाती। इस वजह से अब मुझे सजा मिल गई। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आप परेशान ना हो, मैं अभी महल जाकर महाराज को बताता हूं और मैं अभी आपके साथ यहां 2 सिपाहियों को छोड़कर जाता हूं। यह बोलकर मंत्री महल की ओर रवाना हो जाते हैं। मंत्री जी महल पहुंचकर सबसे पहले रसोई घर में जाते हैं और बिना नमक का पकवान बनने को रसोइया से कहते हैं। उस पकवान को एक थाल में लगवाकर दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस थाल को महाराज के पास पेश किया जाता है। थाल में तरह तरह के पकवान देखकर महाराज कुछ समझ नहीं पाते। महाराज मंत्री से पूछते हैं, क्या है यह सब? राजकुमारी को आप जंगल छोड़ जाएं। मंत्री ने उत्तर दिया, जी महाराज, और साथ ही आपके लिए यह भोजन है। आप इसे चखें और बताएं कि कैसा बना है। महाराज खाना खाते ही समझ जाते हैं कि मंत्री ने यह थाल क्यों बनवाया है। महाराज को अपनी राजकुमारी की कही बात याद आती है, जितना खाने में नमक जरूरी है उतना वह प्यार करती है। महाराज के आंखों से आंसू आ जाता है। वह तुरंत मंत्री जी के साथ जंगल में राजकुमारी के पास पहुंचकर उनसे अपनी गलती की माफी मांगते हैं और राजकुमारी को अपने साथ महल लेकर लौट आते हैं।
एक जंगल में एक पहाड़ी की चोटी पर एक किला था। किले के एक कोने के बाहर एक ऊंचा देवदार का पेड़ था जो ऊंचाई में काफी ऊपर तक फैला हुआ था। राज्य की सेना की एक टुकड़ी उस किले में तैनात थी। उस देवदार के पेड़ पर एक उल्लू रहता था। वह अक्सर भोजन की तलाश में नीचे घाटी में फैले विस्तृत घास के मैदानों में जाया करता था। उन घास के मैदानों में लंबी घास और झाड़ियों के बीच उसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जीव मिल जाते थे जो उसका भोजन बनते थे। वहीं पास में एक बड़ी झील थी जहां एक समूह हंसों का निवास था। उल्लू पेड़ पर बैठकर झील की ओर देखा करता था। वह हंसों के तैरने, गोता लगाने और सुंदरता से झील में तैरते रहने के तरीके को सराहता था। वह सोचता था कि हंस कितना शानदार दिखता है, दूध की तरह शुद्ध सफेद, एक मुलायम और मोटा शरीर, एक सुंदर गर्दन और तेजी से चमकती हुई आंखें। उसके मन में हंसों में से किसी एक से दोस्ती करने की गहरी इच्छा थी। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील के किनारे एक झाड़ी के पास उतर आया। वहीं पास में एक बहुत ही शांत और कोमल स्वभाव का हंस पानी में तैर रहा था। हंस अपने शानदार अंदाज में तैरते हुए झाड़ी के करीब आ गया। उल्लू ने बातचीत शुरू करने का एक बहाना ढूंढ लिया और बोला, हंस जी, अगर आप अनुमति दें तो मैं भी थोड़ा पानी पी लूं। मुझे बहुत प्यास लगी है। हंस ने उसे आश्चर्य से देखा और कहा, मित्र, जल तो प्रकृति का उपहार है जो सभी के लिए है। इस पर किसी का एकाधिकार नहीं है। उल्लू ने पानी पीकर सिर हिलाया, मानो असंतुष्ट हो। हंस ने पूछा, मित्र, तुम असंतुष्ट दिखते हो। क्या तुम्हारी प्यास नहीं बुझी? उल्लू ने जवाब दिया, अरे हंस जी, मेरी प्यास तो बुझ गई, पर तुम्हारी बातों ने मुझे यह महसूस कराया कि तुम ज्ञान और बुद्धि का एक विशाल सागर हो। तुमने मेरे भीतर एक और प्यास जगा दी है। अब वह कैसे बुझेगी? हंस मुस्कुराया और कहा, मित्र, तुम जब चाहो यहां आ सकते हो। हम बातें करेंगे। इस तरह जो कुछ मुझे आता है वह तुम्हारा हो जाएगा और मैं भी तुमसे कुछ सीख लूंगा। इस बातचीत के बाद हंस और उल्लू रोज मिलने लगे। एक दिन हंस ने उल्लू को बताया कि वह असल में हंसों का राजा है। अपनी सही पहचान बताते हुए हंस ने अपने मित्र को अपने महल में आमंत्रित किया। वहां का दृश्य राजसी था। तालाब में कमल और कुमुदिनी के फूल तैर रहे थे और जो पकवान परोसे गए उन्हें उल्लू ने पहले कभी नहीं देखा था। केसर और इलायची के स्वाद की जगह मोती और माणिक थे। उल्लू चकित रह गया। अब हंसराज उल्लू को महल में ले जाकर खिलाने पिलाने लगा। रोज दावत उड़ती। उसे डर लगने लगा कि किसी दिन साधारण उल्लू समझकर हंसराज दोस्ती न तोड़ ले। इसलिए स्वयं को हंसराज की बराबरी का बनाए रखने के लिए उसने झूठ कह दिया कि वह भी उल्लुओं का राजा उल्लूकराज है। झूठ कहने के बाद उल्लू को लगा कि उसका भी फर्ज बनता है कि हंसराज को अपने घर बुलाए। एक दिन उल्लू ने दुर्ग के भीतर होने वाली गतिविधियों को गौर से देखा और उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने दुर्ग की बातों को खूब ध्यान से समझा, सैनिकों के कार्यक्रम नोट किए। फिर वह चला हंस के पास। जब वह झील पर पहुंचा तब हंसराज कुछ हंसनियों के साथ जल में तैर रहा था। उल्लू को देखते ही हंस बोला, मित्र, आप इस समय? उल्लू ने उत्तर दिया, हां मित्र, मैं आपको आज अपना घर दिखाने व अपना मेहमान बनाने के लिए ले जाने आया हूं। मैं कई बार आपका मेहमान बना हूं। मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। हंस ने टालना चाहा, मित्र, इतनी जल्दी क्या है? फिर कभी चलेंगे। उल्लू ने कहा, आज तो आपको लिए बिना नहीं जाऊंगा। हंसराज को उल्लू के साथ जाना ही पड़ा। पहाड़ की चोटी पर बने किले की ओर इशारा कर उल्लू उड़ते उड़ते बोला, वह मेरा किला है। हंस बड़ा प्रभावित हुआ। वे दोनों जब उल्लू के आवास वाले पेड़ पर उतरे तो किले के सैनिकों की परेड शुरू होने वाली थी।
दो सैनिक बुर्ज पर बिगुल बजाने लगे। उल्लू दुर्ग के सैनिकों के कार्यक्रम को याद कर चुका था, इसलिए ठीक समय पर हंसराज को ले आया था। उल्लू बोला, देखो मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। उसके बाद मेरी सेना परेड और सलामी देकर आपको सम्मानित करेगी। नित्य की तरह परेड हुई और झंडे को सलामी दी गई। हंस समझा सचमुच उसी के लिए यह सब हो रहा है। अतः हंस ने गदगद होकर कहा, धन्य हो मित्र, आप तो एक शूरवीर राजा की भांति ही राज कर रहे हो। उल्लू ने हंसराज पर रौब डाला। मैंने अपने सैनिकों को आदेश दिया है कि जब तक मेरे परम मित्र राजा हंसराज मेरे अतिथि हैं, तब तक इसी प्रकार रोज बिगुल बजे व सैनिकों की परेड निकले। उल्लू को पता था कि सैनिकों का यह रोज का काम है। हंस को उल्लू ने फल, अखरोट व बनफशा के फूल खिलाए। उनको वह पहले ही जमा कर चुका था। भोजन का महत्व नहीं रह गया। सैनिकों की परेड का जादू अपना काम कर चुका था। हंसराज के दिल में उल्लू मित्र के लिए बहुत सम्मान पैदा हो चुका था। उधर एक दिन सैनिक टुकड़ी को वहां से कूच करने के आदेश मिल चुके थे। दूसरे दिन सैनिक अपना सामान समेटकर जाने लगे तो हंस ने कहा, मित्र, देखो आपके सैनिक आपकी आज्ञा लिए बिना कहीं जा रहे हैं। उल्लू हड़बड़ाकर बोला, किसी ने उन्हें गलत आदेश दिया होगा। मैं अभी रोकता हूं उन्हें। ऐसा कह वह हूं करने लगा। सैनिकों ने उल्लू का घुघुआना सुना व अपशकुन समझकर जाना स्थगित कर दिया। दूसरे दिन फिर वही हुआ। सैनिक जाने लगे तो उल्लू घुघुआया। सैनिकों के नायक ने क्रोधित होकर सैनिकों को मनहूस उल्लू को तीर मारने का आदेश दिया। एक सैनिक ने तीर छोड़ा। तीर सीधे उल्लू की बगल में बैठे हंस को लगा। वह तीर खाकर नीचे गिरा व फड़फड़ाकर मर गया। उल्लू उसकी लाश के पास शोकाकुल हो विलाप करने लगा। हाय, मैंने अपनी झूठी शान के चक्कर में अपना परम मित्र खो दिया। धिक्कार है मुझे। उल्लू को आसपास की खबर से बेसुध होकर रोते देख एक सियार उस पर झपटा और उसका काम तमाम कर दिया। इस कहानी से हमें यह समझ आया कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। झूठी शान किसी काम की नहीं। एक व्यापारी की दाढ़ी बहुत लंबी थी। सभी लोग उसे लंबी दाढ़ी वाला बोलकर पुकारते थे। उसकी पत्नी कहीं खो गई थी और वह अपने पड़ोसी की बेटी सारा से विवाह करना चाहता था। कुछ दिनों बाद उसका विवाह बड़ी धूमधाम से सारा के साथ हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद ही उस लंबी दाढ़ी वाले आदमी को किसी काम से दूसरे प्रदेश जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम इस घर की मालकिन हो। इस घर की चाबियां अपने पास रखो। जब मैं न रहूं तो तुम अपनी सहेलियों को घर में बुला सकती हो, लेकिन छोटी चाबी से कोने वाला कमरा मत खोलना। उसमें जाना मना है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें कठोर सजा मिलेगी। सारा अपने पति की डरावनी आंखें देखकर सहम गई। सारा ने वादा किया कि वह उस कमरे को नहीं खोलेगी। जब उसका पति चला गया तो सारा ने अपनी सहेलियों को अपने घर बुलाया। उन्हें अपने महंगे कपड़े और गहने दिखाने लगी। सभी सहेलियां सारा का महल जैसा घर देखकर हैरान हो गईं। तभी एक सहेली ने सारा से कहा, तुमने हमें अपने घर के सारे कमरे तो दिखाए, पर उस कोने वाले कमरे को बंद क्यों कर रखा है? वहां क्या है? सारा ने बताया कि उस कमरे को खोलने की इजाजत उसके पति ने उसे नहीं दी है। यह सुनकर दूसरी सहेली ने कहा, तुम इस घर की मालकिन होते हुए भी कमरे को खोलने की इजाजत नहीं रखती? अगली सुबह सारा अकेले में यह सोच रही थी कि उसके पति ने कोने वाले कमरे में क्या छुपा रखा है जिसे वह नहीं दिखा सकता है। सारा की इच्छा उस कमरे को देखने की बढ़ती गई। उसने उस कमरे को खोलने का मन बना लिया। उसके बाद उसने चाबी ली और कोने वाले कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में कदम रखते ही सारा हैरान रह गई।
वहां कांच का एक बड़ा सा जार रखा था जिसमें बहुत से मेंढक भरे हुए थे। उन मेंढकों में से एक मेंढक ने उसे पुकारा और कहा, हम सभी लंबी दाढ़ी वाले व्यापारी की पत्नियां हैं। हमने उसकी बात नहीं मानी तो सजा देते हुए उसने हमें मेंढक बना दिया। वह एक निर्दयी जादूगर है। अब वह तुम्हें भी मेंढक बना देगा। सारा डर के मारे कांप उठी और अपने कमरे की ओर भागी। तभी सारा ने देखा कि कमरे की छोटी चाबी का रंग बदल गया है। उसने उस चाबी को पानी से धोकर देखा, पर भी वह पहले की तरह नहीं हुई, क्योंकि वह एक जादुई चाबी थी। अगली सुबह सारा का पति घर वापस आ गया और घर की चाबियां वापस मांगी। सारा ने उसे चाबियां वापस कर दी। उसने देखा कि छोटी चाबी का रंग बदल गया है। उसने बोला, मेरे मना करने के बावजूद तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो मेरी पहली वाली सभी पत्नियों का हुआ था। तुम कितने निर्दयी इंसान हो। तुम दूसरों को कितना कष्ट देते हो। सारा ने गुस्से में कहा और घर से बाहर भाग गई। जादूगर अपनी छड़ी घुमाते हुए सारा के पीछे उसे भी मेंढक बनाने के लिए भागा। तभी सारा की आवाज सुन सभी पड़ोसी और सारा के परिवार वाले वहां पहुंच गए। सारा ने जादूगर की सारी बातें सबको बता दी। सभी लोगों ने पीट पीट कर जादूगर को मार डाला। सारा ने उस छड़ी की मदद से सभी मेंढकों बनी औरतों को भी आजाद कर दिया। उसके बाद उन्होंने जादूगर की सारी धन दौलत को आपस में बांट ली और सभी आराम से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी पर भी अंधविश्वास नहीं करना चाहिए।